हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स के इस थर्ड लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को देखा था, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को अच्छे से समझा था। उसमें कुछ बातें अभी रह गई थी कूलम्ब्स लॉ की रिगार्डिंग, उसे हम यहाँ समझेंगे। देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो अराइज होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, वो हम यहाँ देखने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस इम्पोर्टेंट सेशन को अंत तक हमारे साथ बने रहिए और नोटबुक के साथ अपने तैयार हो जाइए। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। इससे पहले अपने सारे फ्रेंड्स तक हमारी इस वीडियो को भी शेयर करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक हमारी इस वीडियो को पहुँचाइए। ओके, तो जैसा हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, कूलम्ब्स ने जो लॉ दिया था वो 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज या 2 इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के लिए दिया था। ठीक है, और उसके लॉ को हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में भी देखा था इससे पहले लेक्चर में। उसके रिगार्डिंग अभी कुछ बातें रह गई है जिसे हम यहाँ देखने वाले हैं। जैसे कूलम्ब्स लॉ जो है वो फिजिकल ऑब्जर्वेशन पर ही बेस्ड था, टोटली फिजिकल ऑब्जर्वेशन पर ही बेस्ड था। उसका कोई लॉजिकल डेरिवेशन या लॉजिकल डिराइव्ड फ्रॉम एनी कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। बातें समझ आई क्या? और यह जो कूलम्ब्स लॉ था वह सिमिलर था जैसा हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था। दोनों में बिल्कुल आपको सिमिलरिटी दिखेगी। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग अगर हम फॉर्मूला एक बार अगेन रिमाइंड करें तो वहाँ एक फोर्स लगता था जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा। ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय Fe। और इसका जो फॉर्मूला था K इंटू Q1 Q2, 2 इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जेस थे। ठीक है, अपॉन R², ये फॉर्मूला होता था। क्लियर है? इसी के जैसे सिमिलर हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आया था जिसे हम लोगों ने Fg से डिनोट किया, और यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G था। फॉर्मूला हुआ क्या इसका? Gm1 m2 अपॉन R²। दोनों में सिमिलैरिटी दिख रही है, बट सिमिलैरिटी तो है कुछ और कुछ डिससिमिलैरिटी और डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसे समझते हैं कौन कौन सी सिमिलैरिटीज दोनों फोर्स में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं और डिससिमिलैरिटीज या डिफरेंस कौन कौन से हैं। तो सिमिलैरिटी में देखें तो दोनों जो फोर्स हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते थे, बिकॉज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² एंड Fg इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। सो हम कह सकते हैं कि ये जो है क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ? सेकेंड पॉइंट की बात करें जहां दोनों की सिमिलरिटी दिखती है, वो ये है कि इसके जो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास 2 पॉइंट था, 2 इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज था, ठीक है, तो इसके बीच चाहे रिपल्सिव फोर्स लगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगे, हमने कहा कि ये जो 2 पॉइंट है उसको जो लाइन ज्वाइन करता है, उसी लाइन स्ट्रेट लाइन ज्वाइन जो कर रहे हैं उसी पे ये फोर्स जो है एक्ट होंगे। इधर उधर कहीं नहीं लगता था। समझ आया क्या? सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है किसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स में भी। यहाँ पे भी वो स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करता है दो बॉडी को, दो मास बॉडी को, उस पे ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लगता है। तो ये सिमिलैरिटी थी। ठीक है, ये समझ आया होगा सभी को। तो आगे मूव करें हम लोग। इसमें कुछ डिससिमिलैरिटी या डिफरेंस भी है। डिफरेंस की बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज Fe, विल बी रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। वो रिपल्सिव भी हो सकता है, रिपेल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। दोनों तरह के फोर्स जो हैं, ऐसा नेचर होता है इसका। किसका? Fe का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो यहां लिखा हमने
एक बार देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो Fe है ना, तो ये समझ आया कि पहला पॉइंट जो डिफरेंस का था। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी बात करें तो यह हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर दो मास बॉडीज हैं हमारे पास, तो हम लोगों ने क्लास 11 में इसको समझा भी था, जैसे M1 M2 मास वाले दो बॉडी हैं तो इनके बीच हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही लगेगा, ये रिपेल कभी नहीं करते। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट समझ आया होगा। ठीक, सेकंड डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यहाँ जो कांस्टेंट यूज करते हैं हम लोग क्या है, K है, और K जो है मीडियम पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू मीडियम ये वेरी करता है। बट जो हम लोग Fg की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, वो इंडिपेंडेंट होता है मीडियम की, इंडिपेंडेंट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, बिकॉज हियर द कांस्टेंट इज G, और G जो है कांस्टेंट ही होता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो Fe जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसकी वैल्यू की बात करें या इसके पावर की बात करें तो Fe जो फोर्स है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो इट इज़ मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, F इज टू ग्रेटर देन Fg। ठीक है, और Fg होता है वो क्या होता है, लेस स्ट्रोंगर होता है Fe के या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक, कैसे समझे, तो हम लोग देखो सिंपल सा कांस्टेंट, अगर K बस हम लोग यहाँ फैक्टर लेते हैं, ऐसा फैक्टर K लेते हैं, यहाँ K होता था कांस्टेंट, यहाँ G होता था। अगर K की बात करें तो K का वैल्यू यहाँ 9 × 10⁻9 होता था, जबकि यहाँ G की बात करें तो 6.67 × 10⁻11 होता है। ठीक है, देखो इसका पावर कहाँ -11 में, माइनस में है, और इसका पावर क्या है, पॉजिटिव में। बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। समझ आया क्या बात। तो इस फैक्टर को अगर हम लोग लेके चलें तो यहाँ M1 M2 और Q1 Q2 तो बाद में ही आएगा, बट इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि वो ओवरकम नहीं होता, और तब हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ये जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। क्लियर, तो ये कुछ हम लोगों ने सिमिलैरिटी और डिफरेंस देखा। डिसिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम पर्पस से समझना है, आपको समझना है। ठीक है, कोई रट्टा मारने की यहाँ बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझना है खाली। इतना करने के बाद हम लोग आते हैं कहाँ, लिमिटेशंस में। भाई कुछ लिमिटेशंस भी तो हैं, कूलम्ब्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं, उसे हम लोग थोड़ा डिस्कस करें यहाँ। तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो कभी भी एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। ठीक है, बड़े बड़े चार्ज अगर हम ले लिए, बड़े बड़े चार्ज ले लिया, बहुत बड़ा बड़ा सर चलो सर इतना बड़ा चार्ज हम लोगों ने ले लिया, चार्ज वाले बॉडी ले लिए, ठीक है, 2 बॉडी ले लिया, तो अब बोलोगे सर यहाँ आप कूलम्ब्स लॉ जो है अप्लाई कर दो, तो ये नहीं हो सकता। बात समझ आया क्या। तो बड़े बड़े चार्ज के लिए नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जेस पे अप्लीकेबल है। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड लिमिटेशन की बात करें, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि भाई ये जो है कब वैलिड होगा या ये कब किस कंडीशन में फॉलो करेगा कूलम्ब्स लॉ जो है। तो हम कहते हैं सर जब दोनों चार्ज रेस्ट में रहता है। हाँ सर ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात ये होती है कि दोनों चार्ज रेस्ट में है, तब तक तो हम सही कह रहे हैं इसको, बट व्हाट हैपन व्हेन वन चार्ज इज एट रेस्ट एंड अदर वन इज एट मोशन, तब यहाँ हमारा जो लॉजिक है वो फेल हो जाता है। तब हम कह देते हैं सर मोशन आ गया, बिल्कुल मोशन आ गया, सर मोशन आ गया तो कूलम्ब्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, बट ये रॉन्ग है। समझना क्या है कि देखो अब इसको मैं एक समरी जैसा कहूँ तो कहाँ कहाँ वैलिड होगा, तो जब दोनों चार्ज रेस्ट में रहेंगे तब वैलिड होगा, बिल्कुल सर वैलिड होगा। बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट, वैलिड, एंड बोथ चार्जेस आर इन मोशन, नॉट वैलिड। यहां तक तो क्लियर, यहां कोई डाउट नहीं। बट अगर हम कह देते हैं कि एक चार्ज मोशन में और एक चार्ज जो है रेस्ट में है, तब क्या होगा, डाउट तो यहां होता है सर। तो इस कंडीशन को भी आपको समझना है, when one charge is in motion and other one is in at rest, then the Coulomb's law is valid for this condition. ओके, तो ये कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट रह गए थे प्रीवियस लेक्चर में, जो टेक्निकल रीजन था जिसके वजह से पूरे जो कूलम्ब्स लॉ है उसको मैं एक साथ रखा था, बट वो अपलोड नहीं हो पाया था। ठीक है,
तो यहाँ मैंने उसको कवर किया। आफ्टर दैट हम यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डील करने वाले हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अभी क्लियर ना हुआ हो तो बिल्कुल आप वीडियो जो है पॉज करें, बैक करके पीछे देखें, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, और कुछ डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। आपके डाउट की क्लैरिटी ज़रूर होगी। सिंपल समझ आया? चलो स्टार्ट करें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हुआ क्या, थोड़े कॉन्सेप्ट को समझे। देखो एक सिस्टम है, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये रहा सिस्टम मान लो। इसमें बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज डाल दिए हम लोगों ने, ऐसे ऐसे चार्ज डाल दिए हम लोगों ने, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड लेट सपोज Qn, इतने सारे चार्ज हैं। तब क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे आता है। देखो अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, सपोज यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है, ठीक। अब मैं कहता हूं कि Q1 पे कितना फोर्स लगेगा, तो इसका आंसर हुआ, या क्या दोनों अगर पॉजिटिव हैं या ये अनलाइक चार्ज हैं तो अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे, जैसा करना है उनको, वो तो नेचर की बात है, दोनों करेंगे, ठीक है। बट कितना फोर्स इस पे लगने वाला है अगर हम उसकी वैल्यू की बात करें, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास दो हैं तो भाई Q1 पे उतना ही फोर्स लगेगा जो Q1 या Q2 जो है इसको रिपेल करे, यहाँ के कंडीशन में रिपेल ही करेगा या अट्रैक्ट करेगा अगर अनलाइक चार्ज होगा तो, ठीक। चलो यहाँ तक तो समझ आता है सर। लेकिन अगर हमारे पास एक और पॉइंट चार्ज हो गया, सपोज Q3, तब Q1 पे कितना लगेगा, तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो Q2 के कारण भी लगेगा। द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक फोर्स तो ये लगा, एंड द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये भी लगेगा। तो कोई भी अगर सिस्टम में आपने एक पर्टिकुलर चार्ज को लिया तो जितना फोर्स बाकी जो रिमेनिंग चार्जेस हैं वो लग रहे हैं, उनका अलजेब्रिक सम या वेक्टर सम करना ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। बस सिंपल समझ आया क्या? फिर से एक बार रिपीट करूं, अगर आपके पास बहुत सारे एक सिस्टम है मान लो और उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 जैसे, सपोज एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, तो Q2 पे अगर मैं चार्ज की या फोर्स की बात करूं, चार्ज जो है उसका फोर्स कितना लग रहा है, तो Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो भी लगेगा और Q3 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो भी लगेगा। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ वेक्टर सम होता है। सर वेक्टर बहुत रोल प्ले कर रहा है, क्लास 11 में पढ़ के आए हो आप लोग, ठीक है। नहीं पढ़े तो उसको एक बार रिविजन जरूर करना, और भी डाउट होता है तो क्लास 11 के हमारे लेक्चर में जब ये आएगा वीडियो लेक्चर तो बिल्कुल उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो समझ आया यहाँ तक? अब इसके अगर हम स्टेटमेंट की बात करें कि सर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तब क्या करेंगे, तो देखो इसको डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। सिंपल, बहुत सिंपल, जो मैंने बताया कि अगर आप एक पर्टिकुलर चार्ज लेते हो और वहाँ जितने भी चार्ज हैं, अगर उस पर्टिकुलर चार्ज पे आप फोर्स की बात करोगे तो बाकी जो चार्जेस, जो बाकी जो रिमेनिंग चार्ज हैं वो उनका जो सब फोर्स लग रहा है वो सब के सब का वेक्टर सम कर दो, वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। समझ आया क्या? ठीक। इसी को दूसरे टर्म में अगर कहें, ठीक है, दूसरे टर्म में ये कह सकते हैं कि देखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर या प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, दो चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज हैं, सपोज यहाँ Q1 है और यहाँ क्या है Q2 है, दो चार्ज हैं। दो चार्ज के बीच फोर्स लग रहा था, जो भी फोर्स लग रहा है, एक और चार्ज आ गया सपोज Q3, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर रहे हो Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो Q1 पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू Q2 द फोर्स ऑफ या द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है थर्ड के कारण,
वो फोर्स रहेगा ही रहेगा भैया। इन दोनों के बीच जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी प्यार है, वो रहेगा ही रहेगा। इस तीसरे के आने से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, बट यहाँ पे समझना कि ये जो Q1 है उस पे और जो है ये फोर्स आ जाएगा, ठीक है। ये रिपेल भी हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकते हैं और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ये जो यहाँ जो फोर्स लग रहा है F12 से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सिंपल है। तो इसके स्टेटमेंट को हम लोगों ने अच्छे से समझा। देखो ये स्टेटमेंट है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने रखा, और उसको हम लोग अदर लैंग्वेज में समझे, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये भी कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। क्लियर हुआ क्या इसी को? अब हम लोग थोड़ा समझे, थोड़ा डेरिवेशन जैसा करके देखें। तो लेट 3 चार्जेस, हम लोगों ने 3 चार्ज जो है Q1 Q2 Q3 सपोज किया, ठीक है। देन टोटल और नेट फोर्स ऑन पॉइंट 2 पे कितना फोर्स लगेगा। देखो यहाँ एक सिस्टम दिख रहा होगा आपको, थोड़ा छोटा चित्र बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ आपको अगर Q2 या पॉइंट 2 पे आपको फोर्स जो है टोटल नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, वो अगर आपको यहाँ फाइंड करना है तो आप कैसे लिखोगे? हम बात कर रहे हैं F2 की, सिंपल समझना। तो देखो इस 2 पे जो है इस 1 के कारण भी फोर्स लग रहा है, तो F2 इज इक्वल टू द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। 1 के साथ भी लग रहा है, 1 के कारण भी लग रहा है और 3 के कारण भी लग रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये दोनों फोर्स जो अलजेब्रिक सम होगा, ये वेक्टर सम होगा। इसे कह दिया हमने क्या? सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर यहाँ पे हमारे पास n ऐसे पॉइंट चार्ज हैं तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बन जाता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्लियर हुआ क्या? Fn1 प्लस Fn2 प्लस Fn3 जितने भी पॉइंट रहेंगे सब पर, सबके कारण जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स लगने वाला है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो आगे बात करें हम लोग। तो कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने इसको टाइप वाइज थोड़ा अरेंज किया। हाँ भाई, न्यूमेरिकल में क्या प्रॉब्लम है, कैसा आता है। तो जो फर्स्ट जो है न्यूमेरिकल के हम लोग टाइप को देखें तो पॉलीगॉन टाइप का जो क्वेश्चन है एग्जाम में अराइज होते हैं। बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक ये भी है, ठीक है। बुक में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे भी आपको, ठीक। तो इसको कैसे सोल्व करना है, क्या करना है, समझते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, हम लोग पॉलीगन की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने सपोज पहले लिया क्या, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस पर आपको जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो आपको फाइंड करना है। कैसे करना है वो क्वेश्चन में देखो दिया है आपको। यहाँ क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये ट्रायंगल जो है उस पर फाइंड द टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट सी की बात किया। पॉइंट सी पे जो टोटल फोर्स चार्ज के कारण लग रहा है वो कितना लगने वाला है। तो समझ जाओ ये सीधा सीधा सिंपल सा एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, ठीक। क्योंकि यहाँ एक स्पेसिफिक या स्पेशल पॉइंट को इन्होंने दिखाया है, उसी पे फोर्स की वैल्यू पूछी है। तब क्या करेंगे, तब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको दिया था, हमने डायग्राम अगेन बना लिया, ठीक। हाँ दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, देखो डायग्राम आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो ध्यान पे, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना बस स्क्रीन पे, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन में पूछा था हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तो सभी साइड इक्वल होते हैं। देखो ए साइड हम लोगों ने दे दिया, उसमें क्वेश्चन में भी मेंशन किया था, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ जो एंगल रहता है, इंटीरियर एंगल की बात करें तो 60 डिग्री रहता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट सी की बात किया है, पॉइंट सी पे जो है फोर्स की बात किया है, तो पॉइंट सी की बात करें, ये रहा पॉइंट सी पे इस ए के कारण और इस बी के कारण जो है फोर्स लग रहे हैं। दोनों को क्या दिया है, दोनों को देखो सर, बिल्कुल आपको प्लस क्यू यहाँ दिया है, प्लस क्यू यहाँ दिया है, और सी पे भी कौन सा चार्ज रखा हुआ है, सी पे भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये देखो प्लस क्यू। तो ये यहाँ पे सी पे जो फोर्स लगेगा वो किस किस के कारण लगेगा, तो ए के कारण भी लगेगा और इस ए के कारण भी लगेगा और इस बी के कारण भी लगेगा। तो सपोज ए के कारण फोर्स लगा क्योंकि वो भी पॉजिटिव था, और यहाँ सी पे भी चार्ज है वो भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो देखो हमको पता है जो फोर्स जो लगता है उसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ रहेगा,
तो स्ट्रेट लाइन ही रहता है ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। सो क्या हो गया, ये फोर्स हो गया हमारे पास। कौन सा फोर्स है, इस फोर्स की बात करें तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए लिख दिया हम लोगों ने इसको। क्लियर यहाँ तक, ठीक। सेम कंडीशन जो है यहाँ पे बी के कारण जो फोर्स लग रहा है उस पर भी होने वाला है भाई। बी के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और सी के पास ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो यहाँ पे भी रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास सी पे बस कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पॉइंट सी पे दो फोर्स आएंगे और ये हमारा जो डायग्राम है दैट बिकम्स लाइक दिस, ये ऐसा हो जाएगा, ये सर ये ऐसा हो जाएगा। इधर जो है फोर्स इसको बोल दिया हमने एफ सी बी और इधर जो फोर्स है उसे कह दिया क्या, एफ सी ए। इज दिस क्लियर, समझ आया डायग्राम सभी को, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ तक करें। अब देखो आगे देखें तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, अब फोर्स की बात कर रहे हैं, सी पे बी के कारण कौन सा फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इज इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर Q1 एंड Q2 इज पॉजिटिव पॉजिटिव। तो साइन को आपको देखना ही नहीं, साइन लेना ही नहीं, हम डायरेक्शन की बात लास्ट में करेंगे। यहाँ हम डायरेक्ट इसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो हम मैग्नीट्यूड ले लिए क्यू क्यू, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्यू थी, तो दैट will become kq square and the distance between 2 point is equal to a, क्या है a। तो हमने लिख दिया क्या, now equation becomes like this, fcb is equal to kq square upon a square, simple। ओके आगे देखें, and the force on c due to a is equal to again k q1 k q2 upon r square, now putting the value, then q q, तो क्या हो जाएगा, ये भी वैल्यू वही होने वाला है क्या, ये भी सिंपल क्या हुआ आपके पास, देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोनों समझ आया। अब देखो दोनों के दोनों जो फोर्स हैं वो सेम है, यहाँ आपको दिख रहा है दोनों फोर्स सेम है। दोनों को सपोज कर लिया हम लोगों ने, ये दोनों इक्वल है किसके, एफ के, दोनों इक्वल है किसके, एफ के। Let's suppose FCB is equal to FCA is equal to F because both are equal and the value is KQ square upon A square। इसको हम यूज़ करेंगे जब जरूरत लगा, ठीक है। अब देखो मैं रिजल्टेंट की बात किया था, यहाँ इस पॉइंट पे कंसंट्रेट किए तो ऐसा फोर्स लगा, हाँ सर लगा। जैसे ही अब आपको दिख रहा होगा सर ये तो वेक्टर जैसा लग रहा है, और वेक्टर के फॉर्मूले में क्या होता है, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है और दो वेक्टर दिया है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगता है रिजल्टेंट का। सपोज एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी, याद आएगा आपको जरूर, और इसके बीच का एंगल थीटा है सपोज, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर, याद आया क्या सभी को, ठीक। अब देखो यहाँ भी रिजल्टेंट की ही बात कर रहे हैं हम लोग, रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, देखो इस फोर्स का डायरेक्शन भी इधर लग रहा है, एफ सी बी कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, और एफ सी ए भी इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट ऑब्वियस है यहाँ बीच में आने वाला है दोनों के, ठीक है, क्योंकि वैसे भी दोनों फोर्स की वैल्यू तो सेम है, तो एग्जैक्ट बीच में आने वाला है, ठीक है। रिजल्टेंट के डायरेक्शन की बात तो हमको समझ आ गई, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस 2 into FCB into FCA cos theta। Now putting these values, FCB and FCA equal to F, that's why F square plus F square plus 2FF into cos 60। Okay, now F square plus F square 2F square and cos 60 is equal to 1 by 2, that's why 2 get cancelled and we get under root of 3f square। then f जो है यहाँ से बाहर आ गया और हमारे पास वैल्यू आ गया क्या, √3 इंटू एफ, या f इंटू √3 लिख सकते हैं, और f की वैल्यू आप पुट कर दो, फाइनली आपके पास ये जो है टोटल फोर्स या नेट फोर्स आया विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इजी था क्या, इजी था क्या,
बहुत सिंपल था ना। अभी देखो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन तो हमारे पास पहले से, मैं बार बार आपको ये डायग्राम बता रहा हूँ कि हाँ एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो सर ऑब्वियस है इसका डायरेक्शन यहाँ आएगा। और जब दोनों फोर्स इक्वल हैं तो अगर यहाँ बीच में एंगल जो 60 डिग्री था, तो अगर हम लोग नेट की बात करें या टोटल फोर्स या नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो ऑब्वियसली 30 डिग्री ही होगा ना। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक आपके लिए होमवर्क है, आप जरूर अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करोगे। देखो यहाँ मैंने कुछ डाटा जो है चेंज किया, जैसे हम लोगों ने प्लस क्यू और एक ले लिया माइनस क्यू। आपको यहाँ पे भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है और यहाँ क्वेश्चन कह दिया कि कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, आपको कैलकुलेट करना है चार्ज ए पर जो है कितना नेट फोर्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन है बट आपको अपने नोटबुक में, क्योंकि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया इसको, ठीक है, आप इसको बाद में देख सकते हैं, पहले नोटबुक में ज़रूर ट्राई करना। जैसे सॉल्यूशन है आप वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको देख सकते हो। क्लियर है? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ क्योंकि हम पॉलीगन की बात करते हो, पॉलीगन में यहाँ अगेन एक क्वेश्चन है जहाँ पे स्क्वायर दे दिया हमको। अभी तक हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल को डील कर रहे थे, नाउ अब क्वेश्चन जो है इसमें स्क्वायर दे दिया। स्क्वायर दे दिया जो क्या है, द स्क्वायर इज ABCD whose साइड्स आर स्मॉल a। ठीक है, और आपको यहाँ कुछ देखो चार्जेस दिए हुए हैं, ए पे प्लस क्यू, बी पे प्लस क्यू, सी पे जो है माइनस क्यू और डी पे दिया है प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है? आपको क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज एट सी। सी पे जो है एफ नेट की वैल्यू क्या होने वाली है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करें तो डायग्राम में आते हैं। यहाँ हम सी पे बात कर रहे थे सर, अब देखेंगे फिर से। आप हमेशा नेचर देखोगे कैसा चार्ज है, बस उसकी नेचर देखो, आपको पता चल जाएगा वहाँ अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है, रिपेल कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ देखो अगर मैं इस पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ तो ये सी पे हमको कैलकुलेट करना है, सी पे, ये सी हमारा क्या टारगेट है, सी पे प्लस क्यू है। देखो क्वेश्चन, सॉरी सी पे माइनस क्यू है, ये क्वेश्चन में दिया है। हाँ, सी पे माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ, और बी पे क्या है प्लस क्यू है, तो क्या करेगा उसको अट्रैक्ट करेगा सर, अट्रैक्ट करा। वैसे ही डी पे देखे तो डी पे प्लस क्यू है तो ये भी क्या करेगा, इस सी को, यहाँ जो सी के पास जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ए के पास भी प्लस है इसलिए क्या करेगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा। और सभी के जो फोर्स हैं वो लाइन ऑफ एक्शन पे ही होंगे। हम लोग हर एक चीज़ डिटेल से पढ़ रहे हैं सर, कैसे इधर उधर फोर्स नहीं जा रहा है, लाइन ऑफ एक्शन पे ही होता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने देखा कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हैं, 2 इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज हैं, तो उसका जो फोर्स, चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो, रिपल्सन फोर्स हो, हमेशा स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम उन्हीं के साथ ही होता है। ठीक है, चलो तो ये बातें समझ आई। अब 3 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तीनों फोर्स को हमको क्या करना है, ओवरऑल अगर मैं एफ नेट की बात करूं तो एफ नेट हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। क्या होगा सर, एफ नेट अगर हम बात करें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी बी प्लस एफ सी ए प्लस एफ सी डी, ये होने वाला है। लेकिन देखो यहाँ थोड़ा पहले हम एफ सी डी और एफ सी बी की बात कर लें। ठीक है, सारे फोर्स को पहले वैल्यू लिख लें तो हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अरे सर फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल है सर, कूलम्ब्स लॉ तो पढ़ा ना हमने। कूलम्ब्स लॉ 2 है, 2 पॉइंट के लिए लगता है, तो 2 पॉइंट के लिए आप कूलम्ब्स लॉ लगाओ और फोर्स निकालो। जैसे यहाँ एफ सी बी की बात करें, एफ सी बी का वैल्यू क्या होगा, सिंपल है, एफ सी बी का वैल्यू आपको मिलने वाला है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बिकॉज यहाँ डिस्टेंस जो है या साइड जो है वो ए दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला वही लग रहा है। कौन सा लग रहा है, यहाँ पे मैं फिर रिपीट करूंगा, के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू Q है, इसलिए आप Q स्क्वायर हो गया, यहाँ ये क्या हो गया Q स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर जो R जो है वो क्या है, A है, डिस्टेंस A है, तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। समझ आया क्या, क्लियर? ठीक, वही वैल्यू, वही सेम वैल्यू। देखो डायग्राम में आके अगर हम बात करते हैं एफ सी डी की भी क्या है, डिस्टेंस सेम है, ए है, और दोनों में क्यू है। मैग्नीट्यूड बस देखना है, मैं बार विद द साइन आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे। जहां हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर में, जब हम पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड लाइन और ऐसे सब जगह में पोटेंशियल एनर्जी में बस आप विद द साइन यूज करोगे। बाकी आप देखोगे कि विद द साइन आपको यूज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन आपको क्या बता रहा है, साइन एक्चुअल में डायरेक्शन को बता रहा है, और डायरेक्शन तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो ना, डायरेक्शन तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, देखना लास्ट में। तो हम यहाँ विद द साइन यूज बिल्कुल नहीं करेंगे।
समझ आया क्या कि कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना है बिल्कुल भी। एफसीडी की बात करें तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे इसके लिए आता है एफ सी ए के लिए। एफ सी ए की बात करें तो सर ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। देखो डायग्राम में देखो ये डिस्टेंस आपको पता होगा तभी आपको, और ये डायगोनल है, किसका डायगोनल? स्क्वायर का। अरे सर स्क्वायर का डायगोनल, और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आप स्क्वायर का डायगोनल निकाल सकते हो। ये आप अगर नहीं आता तो आप अच्छे से इसको समझना और बताना मुझे सर बना कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये आप ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो ये आराम से आप निकाल सकते हो। और वैसे भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए बच्चा। क्या होता है? साइड इंटू अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2 इंटू साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है? इसका डिस्टेंस आ गया। अब देखो इसके वैल्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एफ सी ए इज इक्वल टू फॉर्मूला अगेन Q1 Q2 वाला ही रहेगा, लेकिन Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू Q है इसलिए Q स्क्वायर हो गया। लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे R, तो R इस बार क्या हो गया क्योंकि डायगोनल का डिस्टेंस है और वो हो गया a इंटू अंडर रूट 2, उसका स्क्वायर कर दिए तो ये वैल्यू आ गया। तीनों फोर्स हमको मिल गए। अब आप क्या देखोगे कि ये दो फोर्स जो हैं इक्वल हैं। कौन कौन से? ये और ये दोनों फोर्स इक्वल हैं। लेट अस सपोज दिस फोर्स आर इक्वल टू एफ। एफ के इक्वल उसको सपोज कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसकी वैल्यू जब जरूरत हो, जब नीड हो तब रख लेंगे। अब देखो मुझे तो तीनों फोर्स को ऐड करना है ना, तो पहले मैं दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालता हूँ। कौन कौन से? देखो यहाँ डायग्राम मैंने बनाया भी अलग से कि आप एफ सी डी और एफ सी बी का पहले क्या कर लो? रिजल्टेंट निकाल लो। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, इन दोनों के रिजल्टेंट आप निकाल लो। उसके बाद देखा जाएगा कि थर्ड फोर्स का क्या करना है। सिंपल। तो रिजल्टेंट फोर्स की मैं यहाँ बात करूँ तो फॉर्मूला तो सभी को पता है क्या? ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ थीटा जो है कितना होने वाला है? तो सर आपको दिख रहा है यहाँ 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ हमने लगाया और कॉस थीटा का मतलब क्या? कॉस 90। और कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 होता है सर 0, उसका वैल्यू पूरा 0 हो गया। रह गया हमारे पास 2f स्क्वायर अंडर रूट में, तो बाहर क्या निकला? एफ बाहर निकला और एफ इंटू अंडर रूट 2 हमारा रिजल्टेंट आया ये दो फोर्स का। और इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ऑब्वियसली यहाँ पे ही आएगा। और यहाँ पे कौन है? पहले से डायगोनल है, और डायगोनल का एक और फोर्स और ये दो फोर्स अगर दोनों के डायरेक्शन सेम जा रहे हैं तो आपको यहाँ रिजल्टेंट निकालने का जरूरत ही नहीं, आप सिंपली ऐड कर दो सर। बिल्कुल क्लियर हुआ क्या? दोनों को ऐड कर दो। तो देखो अब देखो ये हमारे पास आ गया सर, ठीक है। हमारे पास अब नेट फोर्स निकालने की बात आती है। नेट फोर्स जब करेंगे तो इसको, ये तो रिजल्टेंट निकल गया दो का। एक फोर्स जो बाकी था जो डायगोनल पे लग रहा था, ठीक है। थोड़ा मैं ये छोटा करूँ स्क्रीन साइज। हाँ अब देखो यहाँ डायग्राम पे आपको दिखेगा अच्छे से। ये डायग्राम पे देखो ये और ये फोर्स तो हमने निकाल लिया, इसका रिजल्टेंट एक आ गया और इसका वैल्यू क्या है? यही है, ठीक है। ये दो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा जो सर्कल में मैंने किया। यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स को अब लेने का जरूरत नहीं क्योंकि इसका रिजल्टेंट एफ आर आ चुका है आपके पास। और एक फोर्स और जो डायगोनल पे लग रहा था वो कौन सा था? एफ सी सी ए था। दोनों की डायरेक्शन क्या है? आप देखो कि सेम है सर, तो दोनों क्या हो जाएंगे? एड हो जाएंगे ना। तो सिंपल एफ सी नेट की बात करेंगे तो एफ सी ए प्लस एफ आर मतलब रिजल्टेंट हो जाएगा। और एफ आर का वैल्यू तो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा था। एफ आर का वैल्यू जो है एफ इंटू रूट 2 और एफ का वैल्यू पुट कर दिए तो हमारे पास आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ आर का वैल्यू हमारे पास ये आया। देखो हो गया। अब देखो एफ सी ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ देखो, ये एफ आर का वैल्यू थोड़ा इधर लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एफ सी ए का वैल्यू यहाँ है। ये क्लियर हुआ। अब देखो सारे वैल्यू पुट कर दिए हम लोग। पुट करने के बाद एफ का वैल्यू पुट किए तो यहाँ हम लोगों ने कॉमन लिया तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकल गया। अंदर रह गया ब्रैकेट में क्या? अंडर रूट 2 प्लस हाफ, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है बच्चा लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी बुक में आपको ऐसा लिखा दिखेगा, सर बोलेंगे सर आपने तो आधा बताया था, या किसी का ये भी कहना होगा सर आपने तो गलत बता दिया था डेरिवेशन। सर यहाँ तो 2√2 + 1 आ रहा था, ठीक है। तो क्यों आ रहा था? ये दोनों वैल्यू सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बस मैथ्स का खेल है, यहाँ एलसीएम ले लिया गया है तो आपके पास ये वैल्यू सामने आएगा। तो दोनों वैल्यू बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे आज हमारे इस लेक्चर में।
जहां हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस वाले कुछ न्यूमेरिकल देखे 2-3 और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी अच्छे से समझा। ठीक है, मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपके लिए ही मेहनत करके यह लेक्चर बनाया जा रहा है। अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात। ठीक है, और पढ़ रहे हो तो अपने फ्रेंड्स तक भी ये शेयर करो। ठीक है, लाइक करो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, इससे बिल्कुल आपको अच्छे कंटेंट और मिलते हैं। ये हमारे लिए मोटिवेशन का ही काम करता है और कुछ नहीं। मैं और अच्छे से मेहनत कर सकता हूँ आपके उस लाइक और सब्सक्राइब को ही देखकर। समझ आया होगा सभी को। ठीक है, तो आज के इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वेक्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम अगर आपको हो रही होगी तो 11th को या 11th के बुक या नोट्स जो आपके पास अवेलेबल होंगे उसे फॉलो करें। अदरवाइज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि सर प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अभी जितना भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा उसमें वेक्टर की जो भी चीज़ आए वो तो मैं क्लियर यहीं कर दिया हूँ। ठीक है, और भी अगर कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो मैं यहाँ बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और आगे के लेक्चर भी कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक हमारे इस वीडियो लेक्चर को आप प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।